प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही नया वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसका विषय है संचार शोध के कार्य भाग 5। इसके पिछले भाग में मैंने आपसे चर्चा की थी एजुकेशनल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च की। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कल्चरल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च की। संस्कृति, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस प्लस कृति, यानी वह कृति जो संस्कारपूर्ण हो, संस्कारवान हो, संस्कार से युक्त हो। संस्कृति एक ऐसी शैली है जो मानव समुदाय को संस्कारवान बनाती है, शिष्टाचारी बनाती है, उसे सही पथ पर ले जाती है। वास्तव में संस्कृति शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। संस्कृति का मोटा मोटी अर्थ होता है रहन सहन, खान पान, आचार विचार, नृत्य, गान, कला, वास्तु, आचार विचार, ये सब हमारी संस्कृति है। भाषा, बोली, उपबोली, ये सब हमारे संस्कृति के अभिन्न अंग है। हमारा खान पान भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिल्कुल भिन्न है, और भारत विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति का सौंदर्य माना जाता है। नॉर्थ में खान पान कुछ और है और साउथ में खान पान कुछ और है, नॉर्थ ईस्ट में खान पान कुछ और है। ये भिन्नता है, हम सभी इससे पूर्णतः अवगत हैं। परंतु कई बार यह खान पान में एक बदलाव देखने को मिलता है। आज की युवा पीढ़ी जो पुराने जमाने के हम लोग, जो हमारा जो पौराणिक खाद्य सामग्री है, जिसमें फल, हरी सब्जी, रोटी, साग, दाल, आज की युवा पीढ़ी एक नए प्रकार के खाद्य सामग्री को स्वीकृति दे रहा है, जिसमें फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इसको वो अपना मुख्य खाद्य पदार्थ मानते हैं, और इससे कई समस्याओं का जन्म होता है। आज की युवा पीढ़ी कई बार स्वाद प्रिय भोजन को ही अपनी वास्तविक सांस्कृतिक खान पान मानते हैं, और उन्हें स्वास्थ्य प्रिय भोजन पसंद नहीं है। जबकि जो फल, सब्जी, दूध, रोटी, चावल, दाल, ये जो जिससे हमारे अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य का एक सही, समुचित, संतुलित निर्माण होता है, उसको कई बार आज की युवा पीढ़ी पश्चिम सभ्यता से प्रभावित होकर विकसित देश की कई सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को ग्रहण करती हुई दूसरे प्रकार की खान पान को पसंद करती है। तो इससे जुड़े कई प्रश्न हमारे सामने उठते हैं। जो खान पान में जो बदलाव हो रहा है और उसका हमारे स्वास्थ्य पर जो कुप्रभाव पड़ रहा है, खास करके युवा पीढ़ी पर, और उसकी सोच और दृष्टिकोण भी, क्योंकि अन्न से तन और तन से मन, हमारा मन भी खराब हो जाता है। हम ऐसा खाना खाने लगते हैं जो हमारे, कहते हैं, अन्न से तन, तन से मन। तो इसलिए यहाँ से जुड़ी अनेकों समस्या, चुनौतियाँ, जो खान पान से संबंधित मुद्दे हैं, वहाँ पर कई समस्या, कई चुनौतियाँ, कई विषय हैं जो शोधनीय बन सकते हैं, जो शोध की एक समस्या बन सकती है, और संचार शोध इस पर महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। संचार शोध के कई रूप, प्रतिरूप, प्रारूपों की मैंने चर्चा की। उसमें किसी एक रूप और उसमें खान पान से संबंधित, भारतीय संस्कृति से संबंधित कोई विषय को लेकर दोनों के बीच क्रॉस करके एक शोधनीय विषय को हम चुन सकते हैं। उसी प्रकार हमारा रहन सहन, हम कैसे रहते हैं, कितनी सफाई करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान लाया था और गंगा परियोजना लाई थी, जिसमें हम स्वच्छता लाएं। सारी सरकारी यंत्र एक तरफ धाराशायी हो गई, सारे लोगों की जो इच्छा शक्ति थी वो दूसरी तरफ धाराशायी हो गई। लेकिन अभी कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि अपने आप लोग स्वच्छता को सीख गए, सारे नदियां निर्मल हो गए, पहाड़ स्वच्छ हो गए, वातावरण स्वच्छ हो गए। कई चीज जो सरकार नहीं सिखा पाई, बुजुर्ग नहीं सिखा पाए, हमारे माता पिता जो हमें नहीं सिखा पाए, वो चीज आज हमें प्रकृति सिखा रही है कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य का, उसमें स्वच्छता की क्या भूमिका है। ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग पौराणिक काल से रहा है, परंतु वर्तमान युग में कई बार इसको हम
अनदेखा कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं और आज खुद उसके हम कुशिकार, उसके कुपोषण, कुभाजन बन जाते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं। हमारी प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। आज की युवा पीढ़ी दिन में 10 बजे उठना पसंद करते हैं। वो सुबह की जो सूर्य की जो लालिमा होती है, जिससे उनके अंदर विटामिन डी और कई प्रकार की अद्भुत और प्राकृतिक शक्तियों का समावेश हो सकता है, उसको अनदेखा कर देते हैं। 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे। एक संस्कृति बन रही है, एक नहीं अनेक, पूरी युवा पीढ़ी को हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग मॉर्निंग, जो सुबह प्रातः कालीन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो हमारी संस्कार संस्कृति रही है, वो आज ब्रह्म मुहूर्त में तो सोते ही हैं, जाकर पूरी रात जगते हैं, दिन में सोते हैं। तो एक अजीब सी जो हमारी रहन सहन खान पान में जो बदलाव आ रहा है, इससे जुड़ी कई चुनौतियां, कई समस्याएं, कई पहलू, कई विषय, कई मुद्दे हैं और वो उसको चिन्हित करके, उसको रेखांकित करके, उससे संबंधित शोध विषय को निर्धारित करके शोधकर्ता संचार शोध वहाँ पर कार्य कर सकता है और कोई अच्छा शोध का काम वहाँ पर संपन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार हमारे आचार विचार भी हमारी संस्कृति का ही एक अंग है। हमारी सोच, हमारे विचार, तो जैसा कि मैंने बताया, अन्न से तन और तन से मन, हमारी सोच भी कई बार बहुत नकारात्मक हो जाती है। युवा पीढ़ी काफ़ी कई बार नैराश्य की गहन कालिमा में डूब जाता है, क्योंकि न तो वो रहन सहन का पालन कर पाता, ना खान पान का पालन कर पाता, ना अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाता। इन सब कारणों से आचार विचार भी, जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, वो प्रभावित होने लगता है। तो यहाँ से भी संबंधित कई ऐसे विषय चुने जा सकते हैं। उसके बाद संस्कृति के अंदर नृत्य, गायन, वादन, साहित्य, कला, वास्तु, भाषा, बोली, उपबोली, ये सब हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। रामायण और महाभारत हमारे भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथ हैं, जिसे आज हमारी संस्कृति का मूल धरोहर माना जाता है। उसमें जिस संस्कृति का उल्लेख है, उसका अनुपालन, अनुनयन कितने प्रतिशत लोग आज कर पाते हैं, यह एक प्रश्न है। लेकिन क्या उसकी महत्ता नहीं है, उसकी प्रासंगिकता नहीं है? अगर वो इतना महत्वपूर्ण है तो उसे क्यों नहीं हम उसका अनुपालन कर पा रहे हैं? ये आज सोचनीय विषय है, शोधनीय विषय है। ज़्यादातर सांस्कृतिक कार्य हमारे ये शिक्षा से, मैंने आरंभ में ही बताया कि शिक्षा से ही सीधा जुड़ा है। इसलिए विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, या यहाँ तक कि जो हमारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, तकनीकी पाठ्यक्रम हैं, उन सभी संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी आज विशेष महत्व दिया जाता है। चाहे कोई त्यौहार का अवसर हो, कोई विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक कोई फेयरवेल फंक्शन हो, कोई फ्रेशर्स पार्टी हो, कोई सेमिनार हो, कोई कार्यशाला हो, किसी महान पुरुष की जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो, ऐसे अवसर पर प्रायः हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो या और भी कई ऐसे मौके होते हैं जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम विशेष महत्ता देते हैं। लेकिन हम किस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर अब बढ़ते जा रहे हैं, यह भी एक सोचनीय विषय है। क्या इन हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पश्चिम सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ रहा, पश्चिम संस्कृति का कुप्रभाव नहीं पड़ रहा? ये सब जो विदेशी संस्कृति है वो किस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति पर हावी हो रही है और जिसके कुप्रभाव हमारे व्यक्तित्व, हमारे कृतित्व, हमारे वक्तृत्व, हमारे चरित्र पर पड़ रहा है, यह भी अति शोचनीय विषय है। सांस्कृतिक गतिविधियां तो होती है, कई बार उसको लोग बड़े एंटरटेनमेंट के रूप में लेते हैं, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम का रूप ले लेते हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक ऐतिहासिक भारतीय संस्कृति है, जिसका जिक्र रामायण महाभारत में है, गीता में है, क्या उस संस्कृति का अनुसरण होता है? क्या उस पर हम कहीं अपने उस मौलिक रास्ते से बिछड़ तो नहीं रहे? ये सभी विषय इतना महत्वपूर्ण है कि हम उस पर शोध कर सकते हैं। संस्कृति मानव समुदाय को की एक विकासोन्मुख शैली है जो उसे संस्कारवान बनाती है, उसके व्यक्तित्व, चरित्र, कृतित्व का निर्माण करती है, उसके अस्तित्व का निर्माण करती है।
इसलिए संस्कृति अति महत्वपूर्ण है, इसे हम उपेक्षित नहीं कर सकते। तो संस्कृति के विभिन्न पहलू, विभिन्न आयाम, विभिन्न अंग, विभिन्न अवयव हैं, जिसका मैंने अभी संक्षेप में आपके सामने जिक्र किया। ऐसे तो ये बहुत ही व्यापक और विस्तृत विषय है, लेकिन मैंने बहुत संक्षेप में संस्कृति के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। और संस्कृति के किसी भी अंग या अवयव से, संचार के किसी भी एक अंग या अवयव को जोड़कर हम संचार शोध का महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारी जो भाषा है वो भी हमारी संस्कृति है। आज हम पश्चिम की भाषा, अपनी मौलिक भाषा हिंदी को छोड़कर हम दूसरी भाषाओं का जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, और मान लो तो पूरी शिक्षा पद्धति पर अगर देखा जाए तो आज हम अंग्रेजी हावी है और हिंदी और जो हमारी अपनी भाषा है वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। ये भी एक प्रकार का सांस्कृतिक आक्रमण है। संस्कृति हमारी प्रभावित होती जा रही है और हमारे एक अभिवादन का तरीका, जिसको हम, वो भी एक संस्कृति का अंग है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभिवादन के तरीके अलग हैं। अगर आप झारखंड में संथाल परगना में जाएं तो संथालियों के अभिवादन का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। उनके विवाह के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। उनके जो कार्यक्रम, घरेलू घर पे जो तरह तरह के संस्कार कार्यक्रम किए जाते हैं, उसका तौर तरीका अलग है। तो ये भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी जो संस्कृति है उसमें भिन्नता है। हमारे अभिवादन का तरीका नमस्कार, राम राम, प्रणाम, ये जो संस्कार है, आज कोरोना काल में आप देखिए कि ये संस्कार, ये संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है। आज अमेरिका का ट्रंप भी जो राष्ट्रपति हैं वो आज नमस्ते कल्चर पर आ गए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नमस्ते कल्चर पर आ गए। यानी हमारा जो नमस्ते का जो कल्चर था वो पूरे विश्व में आज हावी हो रहा है। तो ऐसा भी संभव है कि काल, समय और परिस्थिति हमारे भारतीय संस्कृति को स्वतः एक वैश्विक संस्कृति में परिणत कर दे। लेकिन बहरहाल जो हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है उसका अध्ययन करना संचार शोध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको कल्चरल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च का जिक्र किया। तो हम एक बार संक्षेप में पूरे संचार शोध के कार्य की एक संक्षिप्त बिंदुआं आपको बताते हैं। सबसे पहला कार्य है संचार शोध का कि वह नए तथ्यों की खोज करता है या नए सिद्धांतों को, मॉडल्स को, पैराडाइम को विकसित करता है। दूसरा कार्य है संचार शोध पुराने सिद्धांतों की जांच करता है कि कहीं वो वर्तमान में अप्रासंगिक तो नहीं सिद्ध हो रहा, उसकी महत्ता समाप्त तो नहीं हो रही। और तीसरा कार्य है नए शोध विधियों को विकसित करना। चौथा कार्य है कि संचार शोध ऐसे ज्ञान का सृजन करे जो विश्व उपयोगी हो, राष्ट्र उपयोगी हो, समाज उपयोगी हो, उद्योग उपयोगी हो, समुदाय उपयोगी हो, बाजार उपयोगी हो, संगठन उपयोगी हो, विषय उपयोगी हो, शंकाएं उपयोगी हो। और पांचवा काम है संचार शोध का सोशल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था। छठा कार्य है इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। सातवां कार्य है पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। आठवां कार्य एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। और नौवां कार्य, जिसका जिक्र अभी अभी हमने आपसे किया, कल्चरल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। तो दोस्तों, यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, हमारे किसी बात से कोई असहमति हो, किसी प्रकार की किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, आपकी कोई टिप्पणी हो, तो आप बेहिचक, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।